सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की यूनिट 2 का पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 में हमने स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एनालिसिस और सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस और डेटा फ्लो टूल्स और डाटा डिक्शनरी कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला देखते हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। ये एक सिस्टमेटिक और ग्राफिकल मेथड है जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करके समझाने में हेल्प करता है। तो चलो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का मतलब देखते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है सिस्टम को डायग्राम और मॉडल्स के थ्रू समझाना। इसे हम बड़े सिस्टम को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ देते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है। हम बड़ी बड़ी लॉन्ग टेक्स्ट की जगह हम यूज करते हैं डायग्राम्स, फ्लो, मॉड्यूल्स। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है ये देखते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड डिजाइनिंग सिस्टम बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स एंड रिप्रेजेंट देयर प्रोसेसेस एंड डाटा फ्लो यूजिंग डायग्राम्स सच एज डेटा फ्लो डायग्राम्स। इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें सिस्टम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़कर एनालाइज और डिजाइन किया जाता है। इसमें सिस्टम के प्रोसेसेस और डाटा को फ्लो डायग्राम्स जैसे डाटा फ्लो डायग्राम्स, DFDS के थ्रू क्लियरली रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, एग्जांपल से समझे तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को हम डिवाइड कर सकते हैं इश्यू बुक में, रिटर्न बुक में, या एड बुक में, या जनरेट रिपोर्ट में। तो सारे प्रोसेसेस विजुअली दिखाए जाएं तो सिस्टम समझना बहुत आसान हो जाता है। अब फीचर्स देखते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस का। पहला फीचर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, मतलब कि टेक्स्ट के बजाय डायग्राम्स यूज होते हैं जिससे सिस्टम समझना इजी हो जाता है। दूसरा है प्रोसेस डाटा फोकस, सिस्टम में डाटा कैसे मूव होता है और कौन प्रोसेस करता है ये सब क्लियरली शो होता है इसमें। तीसरा है टॉप डाउन अप्रोच, पहले ओवरऑल सिस्टम देखते हैं फिर स्टेप बाय स्टेप छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक करते हैं। चौथा है मॉड्यूलर डिजाइन, हर प्रोसेस में इंडिपेंडेंट मॉड्यूल होता है, इससे डेवलपमेंट, टेस्टिंग और मेंटेनेंस इजी हो जाती है। पांचवा है बेटर कम्युनिकेशंस, डायग्राम देख के क्लाइंट्स, यूजर, डेवलपर सब इजीली समझ लेते हैं इससे। लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, डायग्राम और डेफिनेशन फ्यूचर डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करती है। ठीक, अब क्यों जरूरी है स्ट्रक्चर एनालिसिस, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहला तो ये कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को विजुलाइज करना इजी हो जाता है इसलिए जरूरी है। दूसरा, कोडिंग शुरू करने से पहले सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तीसरा, एरर और मिसिंग रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं। और चौथा, फ्यूचर में मेंटेनेंस और अपडेट इजी हो जाते हैं उससे। और लास्ट है डेवलपर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है उससे, इसीलिए जरूरी है। ठीक, अच्छा एक जरूरी बात और, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। आपका एक लाइक शेयर मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो इसी तरह इस चैनल को सब लोग अपना प्यार देना ताकि मैं आपके लिए इस तरीके से और कंटेंट बनाता रहूं, डालता रहूं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए कुछ पावरफुल टूल्स यूज होते हैं जैसे कि डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा डिक्शनरी, स्ट्रक्चर इंग्लिश, डिसीजन ट्री एंड डिसीजन टेबल। तो चलो एक एक करके समझते हैं इसको। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं डाटा फ्लो डायग्राम यानी DFD। DFD एक ऐसा डायग्राम होता है जो सिस्टम में डाटा का फ्लो बताता है। डाटा कहाँ से आता है, कैसे प्रोसेस होता है और कहाँ से स्टोर होता है। तो इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्रोसेस, डाटा फ्लो, डाटा स्टोर और एक्सटर्नल एंटिटी। पहला कंपोनेंट है प्रोसेस, ये सर्कल या राउंडेड शेप में होता है। ये बताता है कि सिस्टम में कौन सा काम हो रहा है। एग्जांपल से देखें तो प्लेस ऑर्डर, लॉग इन यूजर या जनरेट बिल। दूसरा है डाटा फ्लो, ये एरो शेप का होता है। एरो डाटा की मूवमेंट को शो करता है, डाटा किस डायरेक्शन में जा रहा है क्लियरली दिखाता है ये। तीसरा है डाटा स्टोर, ये ओपन एंडेड रेक्टेंगल होता है जहां डाटा स्टोर या सेव होता है। एग्जांपल से देखें तो डेटाबेस या ऑर्डर रिकॉर्ड या कस्टमर की इंफॉर्मेशन। चौथा है एक्सटर्नल एंटिटी, ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का होता है, सिस्टम के बाहर का कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को जो डाटा सेंड और रिसीव करता है। एग्जांपल से देखें तो कस्टमर हुआ, एडमिन हुआ या बैंक के सप्लायर। ठीक, अच्छा एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले क्या होता है, कस्टमर होता है जो ऑर्डर प्लेस करता है, उससे ऑर्डर प्लेस से ऑर्डर डेटा सेव होता है जो डेटा डेटाबेस में जाता है और फिर हमारे पास में कंफर्मेशन ईमेल आती है हमने वो ऑर्डर प्लेस किया है। तो इस एग्जांपल से हमें एक क्लियरली पिक्चर मिल जाती है कि सिस्टम में डाटा किस तरह से ट्रेवल हो रहा है। कि पहले कस्टमर सिस्टम में ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर का डाटा प्रोसेस होता है और डेटाबेस में स्टोर होता है और सिस्टम कस्टमर को कंफर्मेशन ईमेल सेंड करता है। ठीक, अच्छा अब देखते हैं डाटा डिक्शनरी। आप सोचो कि सिस्टम में इतने सारे एलिमेंट होते हैं, स्टूडेंट आईडी होता है, नेम होता है, एड्रेस होता है, कोर्स आईडी होता है, इन सब का मीनिंग, साइज, टाइप क्या होगा?
ये सब मेंटेन होता है डाटा डिक्शनरी में। डाटा डिक्शनरी एक बेसिकली एक रेफरेंस बुक जैसा होता है जिसमें सब डाटा एलिमेंट की डेफिनेशन होती है। ठीक, ये टेबल डाटा डिक्शनरी का एक पार्ट है। डाटा डिक्शनरी एक जैसी लिस्ट होती है जिसमें सिस्टम के हर डाटा एलिमेंट की मीनिंग, टाइप और यूज क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं। आपको टेबल में 3 एलिमेंट डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और ऑर्डर डेट। कस्टमर आईडी क्या होती है कि यूनिक कस्टमर आईडी होती है। ये इंटीजर टाइप होता है। ये हर कस्टमर के लिए एक यूनिक नंबर होता है। इससे पता चलता है कि कौन सा रिकॉर्ड कौन से कस्टमर का है। ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अब कस्टमर नेम, ये कस्टमर का फुल नेम होता है। इस फील्ड में कस्टमर का पूरा नाम स्टोर होता है। इसका टाइप टेक्स्ट है, तो इसमें अल्फाबेट्स या स्पेस हो सकता है। ठीक है। और तीसरा है ऑर्डर डेट। इस फील्ड में कस्टमर की ऑर्डर करने की एग्जैक्ट डेट सेव होती है। इसका टाइप डेट है, तो फॉर्मेट फिक्स रहेगा, जो कि डेट और मंथ और ईयर वाला होता है। ठीक, इससे एक एडवांटेज होता है, पूरा सिस्टम में डाटा मीनिंग सेम रहता है, टीम मेंबर्स में कंफ्यूजन नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश की। ये एक तरीका है प्रोसेस स्लोगन को सिंपल इंग्लिश में लिखने का, जिससे थोड़ा प्रोग्रामिंग जैसा स्ट्रक्चर यूज होता है, जैसे इफ, देन, एल्स या व्हाइल। इससे नॉन टेक्निकल लोग भी प्रोसेस इजिली समझ लेते हैं। ठीक, अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं। ये पेसूडो कोड एग्जांपल है जो बताता है कि बुक अवेलेबल है या नहीं और उसके बेसिस पर क्या एक्शन होगा। पहला है इफ बुक इज अवेलेबल देन। इस लाइन का सिंपल सा मीनिंग है, अगर लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल है तो मतलब वो बुक किसी ने इशू नहीं की है, सेल्फ पर रखी हुई है, तो सिस्टम आगे का स्टेप परफॉर्म करेगा। दूसरा, इशू बुक टू स्टूडेंट। अगर बुक मिल गई तो सिस्टम स्टूडेंट को वो बुक इशू कर देगा, यानी स्टूडेंट के अकाउंट में बुक असाइन हो जाएगी और ड्यू डेट भी स्टोर हो जाएगी। तीसरा, एल्स। अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो अल्टरनेट एक्शन चलेगा। ठीक, चौथा है डिस्प्ले, बुक नॉट अवेलेबल। सिस्टम स्टूडेंट को एक मैसेज दिखा देगा कि बुक अवेलेबल नहीं है, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि बुक इस टाइम इशू नहीं हो सकती। और पांचवा है एंड इफ कंडीशन का एंड मतलब डिसीजन मेकिंग ब्लॉक यहीं फिनिश हो गया है। ठीक, तो सिंपल सा समरी है इसका, अगर बुक है तो दे दो, अगर बुक नहीं है तो मैसेज दिखा दो, बस इतना सा सिंपल सा लॉजिक है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है डिसीजन ट्री एंड डिसीजन टेबल्स। डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल दोनों कॉम्प्लेक्स डिसीजन को सिंपल बनाने के लिए यूज होता है। और डिसीजन ट्री ये एक ट्री लाइक डायग्राम होता है जिसमें हर डिसीजन की ब्रांचेस होती हैं। ठीक, एग्जांपल से देखें तो बुक लेट रिटर्न हुई तो यस फाइन कैलकुलेट करो, और नहीं तो नो फाइन, यानी हर कंडीशन के बाद एक क्लियर एक्शन दिया होता है। ठीक, तो ये क्यों यूजफुल होता है? क्योंकि ये विजुअली दिखाता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है और स्टेप बाय स्टेप फ्लो क्लियर कर देता है। ठीक है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की केस स्टडी देखते हैं। अगर हम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का एग्जांपल लें तो डीएफडी बताता है डाटा स्टूडेंट, एडमिन और डाटाबेस के बीच कैसा फ्लो होता है। डाटा डिक्शनरी में टर्म्स डिफाइन होती हैं, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, मार्क्स, कोर्स आईडी। और स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में एवरेज मार्क कैलकुलेट करने का लॉजिक लिखा जाता है। और डिसीजन टेबल की ग्रेडिंग लॉजिक डिफाइन करता है कि मार्क्स अगर 90 से ज्यादा है तो ग्रेड ए, और मार्क्स 80 से कम है तो ग्रेड बी। एडवांटेज देखते हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का। पहला है डायग्राम से अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम सिंपल लगने लगता है। और तीसरा, डाटा कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है उससे। और चौथा, कम्युनिकेशन क्लियर होता है। और लास्ट है, सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल में ब्रेक किया जा सकता है। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो पहली लिमिटेशंस है, लार्ज सिस्टम में डायग्राम्स बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और दूसरा, ये डाटा और प्रोसेस पे फोकस करता है, यूआई पे ज्यादा नहीं करता है। और रियल टाइम में या इवेंट ड्रिवन सिस्टम को रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा स्ट्रक्चर एनालिसिस का ओवरव्यू। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज डाटा फ्लो डायग्राम। डीएफडी एक विजुअल टूल है जो बताता है कि डाटा सिस्टम के अंदर कैसे मूव करता है, कहां से डाटा आता है, उस पर क्या प्रोसेस होता है और कहां जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में डीएफडी मतलब कि सिस्टम के अंदर डाटा का ट्रेवल का पिक्चर। ठीक है, ये हमें ये समझाने में मदद करता है कि सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक, तो पर्पस क्या है डीएफडी का? डीएफडी हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि सिस्टम का डाटा फ्लो क्लियरली समझने के लिए। दूसरा, डेवलपर्स, एनालिस्ट और क्लाइंट्स के बीच में कम्युनिकेशन इजी बनाने के लिए। तीसरा, इनपुट और आउटपुट प्रोसेस आइडेंटिफाई करने के लिए। और चौथा, सिस्टम में रिडंडेंसी, एरर्स और इनएफिशिएंसी पकड़ने के लिए। मतलब पूरा सिस्टम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है इससे। ठीक है, डीएफडी में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 4 एलिमेंट मिलकर सिस्टम में डाटा का फ्लो क्लियरली दिखाते हैं। तो पहला है प्रोसेस, सिस्टम में कौन सा एक्शन हो रहा है ये वो दिखाता है। एग्जांपल से देखें तो कैलकुलेट बिल,
प्लेस ऑर्डर या वेरीफाई लॉगिन। दूसरा है डाटा फ्लो, डाटा किस डायरेक्शन में जा रहा है, एग्जांपल से देखें तो पेमेंट डिटेल्स या सिस्टम्स। तीसरा है डेटा स्टोर, जहां डाटा परमानेंटली या टेम्परली स्टोर होता है, एग्जांपल से देखें तो कस्टमर डेटाबेस और ऑर्डर रिकॉर्ड। और चौथा और लास्ट है एक्सटर्नल एंटिटीज, सिस्टम के बाहर के पर्सन्स ग्रुप्स जो डाटा सेंड या रिसीव करते हैं, एग्जांपल से देखें तो कस्टमर्स, सप्लायर्स या बैंक। ठीक, तो ये चार कंपोनेंट्स मिलकर डीएफडी को कंप्लीट, क्लियर और मीनिंगफुल बना देते हैं उसमें। ठीक है, अब देखते हैं डीएफडी के लेवल्स या टाइप्स। डीएफडी को हम मल्टीपल्स लेवल में बनाते हैं क्योंकि हर लेवल सिस्टम का डिफरेंट डिटेल शो करता है। तो पहला लेवल है जीरो लेवल यानी कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, इससे हाईएस्ट लेवल डीएफडी भी कहते हैं। इसमें पूरा सिस्टम एक सिंगल प्रोसेस के रूप में दिखाया जाता है। एग्जांपल से देखें तो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि डाटा का फ्लो कस्टमर, सिस्टम और बैंक के बीच कैसा होता है। तो अब एक्सटर्नल एंटिटीज जो जैसे कि कस्टमर यानी कि जो ऑर्डर प्लेस करता है, बैंक जो पेमेंट प्रोसेस करता है। ठीक, और सिस्टम में क्या, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, ये मेन सिस्टम है जो ऑर्डर और पेमेंट को हैंडल करता है। अब डेटा फ्लोज यानी कि ऑर्डर इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर से सिस्टम तक होती है, और दूसरा पेमेंट डिटेल जो सिस्टम से बैंक तक होती है, और लास्ट है कंफर्मेशन बैंक से सिस्टम तक और कस्टमर को फाइनल कंफर्मेशन। ठीक, लेवल 1 में डीएफडी में हम लेवल 0 के सिंगल प्रोसेस को तोड़कर स्मॉलर डिटेल प्रोसेस बनाते हैं। इसमें इंटरनेट डाटा फ्लो, डाटा स्टोर और सब प्रोसेस क्लियरली दिखाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का एक एग्जांपल लेके तो सिर्फ लेवल 0 में सिर्फ एक ही प्रोसेस था, वो भी प्रोसेस ऑर्डर। लेकिन लेवल 1 में हम इसको ब्रेक करते हैं, किसमें, प्रोसेस ऑर्डर में, प्रोसेस पेमेंट में, अपडेट इन्वेंट्री में और सेंड कंफर्मेशन में। लेवल 1 क्या शो करता है, हर प्रोसेस के बीच का डाटा फ्लो शो करता है। डाटा स्टोर जैसे कस्टमर डीबी, ऑर्डर डीबी या इन्वेंट्री डीबी। ठीक, और एक्सटर्नल एंटिटीज से कम्युनिकेशंस यानी सिस्टम अंदर से कैसे काम करता है वो क्लियरली दिख जाता है इससे। दूसरा लेवल 2 यानी कि डीएफडी और आगे का लेवल 2 में हम लेवल 1 के प्रोसेस को और डिटेल में ब्रेक कर देते हैं। एग्जांपल से देखें तो प्रोसेस पेमेंट को ब्रेक किया जा सकता है वैलिडेट पेमेंट में, सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट टू बैंक में, रिसीव बैंक रिस्पॉन्स में और अपडेट पेमेंट स्टेटस में। लेवल 2 कब यूज होता है, जब सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो, जब प्रोसेस बहुत ज्यादा डिटेल के साथ दिखाना हो या जब डेवलपर्स को डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। ठीक है, तो एक छोटी सी फाइनल समरी लेते हैं। लेवल 0 यानी कि हाई लेवल का ओवरव्यू, और लेवल 1 यानी कि ब्रेक डाउन इनटू 4 to 6 मेजर सब प्रोसेसेस, और लेवल 2 यानी कि ईच सब प्रोसेसेस और डिटेल में तोड़ना। ये 3 लेवल सिस्टम को कॉम्प्लेक्स से सिस्टम तक समझाने में हेल्प करता है। ठीक, अच्छा एडवांटेज देखते हैं डीएफडी का। पहला है समझना बहुत इजी हो जाता है। दूसरा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए यूजफुल होता है। तीसरा सिस्टम के मेन फंक्शन क्लियरली शो करता है। चौथा मिसिंग प्रोसेसेस क्विकली आइडेंटिफाई हो जाती हैं इससे, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए परफेक्ट टूल होता है ये। लेकिन अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि प्रोसेस का इस्तेमाल लॉजिक नहीं दिखाता, और टाइम और सीक्वेंस फ्लो शो भी नहीं करता, और लार्ज सिस्टम में डायग्राम्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं इससे। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी ये टॉपिक एग्जाम्स में भी आता है और रियल सिस्टम डिजाइन में भी बहुत काम आता है। तो डाटा डिक्शनरी बेसिकली एक कैटलॉग होता है जहां सिस्टम में यूज होने वाले सारे डाटा एलिमेंट्स का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। सिंपल वर्ड्स में डाटा डिक्शनरी का मतलब होता है डाटा के बारे में डाटा यानी मेटा डाटा। इसमें ये सब लिखा होता है कि क्या डाटा है, कहाँ स्टोर है, किस फॉर्मेट में है, कैसे यूज होता है, और सिस्टम के बाकी डाटा से इसका क्या रिलेशन है। इससे सिस्टम का डाटा बिल्कुल ऑर्गेनाइज और क्लियर रहता है। ठीक है, अब देखते हैं पर्पस ऑफ डाटा डिक्शनरी। तो पहला पर्पस है सिस्टम एनालिसिस को डाटा का मीनिंग समझाने में हेल्प करता है ये। ठीक है, दूसरा डेवलपर्स को डाटा नेमिंग और फॉर्मेट कंसिस्टेंट रखने में हेल्प करता है। तीसरा डिजाइनर्स को डुप्लीकेट या कॉन्फ्लिक्टिंग डाटा अवॉइड करने में हेल्प करता है। और चौथा है पूरे टीम को डाटा के ऊपर क्लियर कम्युनिकेशन बनाने में हेल्प करता है, मतलब सब एक ही लैंग्वेज में डाटा को समझते हैं। ठीक है, तो इस टेबल में आपको एक डेटा नेम से कॉलम शो हो रहा होगा, ये बताता है कि कौन सा डाटा स्टोर हो रहा है, जैसे बुक आईडी, बुक टाइटल, मेंबर आईडी, इशू डेट और रिटर्न डेट। और दूसरा कॉलम है डिस्क्रिप्शन, ये एक्सप्लेन करता है कि डाटा का पर्पस क्या है, जैसे कि बुक आईडी बुक को यूनिक आइडेंटिफाई करता है। और तीसरा है टाइप, डाटा किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, जैसे कि इंटीजर्स में या नंबर में, टेक्स्ट में यानी कि अल्फाबेट्स या वर्ड्स में, डेट या डेट फॉर्मेट में। चौथा कॉलम है लेंथ का, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर या डिजिट्स अलाउड हैं इसके अंदर। एग्जांपल से देखा तो बुक टाइटल में लेंथ होती है 100 कैरेक्टर्स की, 100 कैरेक्टर तक सिर्फ लिख सकते हैं। पांचवा कॉलम है सोर्स,
कौन डाटा एंटर करता है, एडमिन करता है एंटर, लाइब्रेरियन करता है एंटर, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला करता है। चौथा कॉलम है डेस्टिनेशन, डाटा कहाँ सेव होता है, बुक टेबल में, मेंबर टेबल में, या इशू टेबल में। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डाटा एंड डाटा डिक्शनरी। तो इसके अंदर पहला टाइप है एलिमेंट्री डाटा, मतलब कि ये सबसे छोटा यूनिट होता है और इससे ब्रेक नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल से देखें तो नेम, एज, जेंडर। अब जैसे एज को और स्मॉल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये एलिमेंट्री डेटा है। दूसरा है कंपोजिट डेटा, ये डाटा मल्टीपल एलिमेंट्री डाटा को मिलकर बनाता है। एग्जांपल से देखें तो फुल एड्रेस यानी कि स्ट्रीट प्लस सिटी और फिर उसका पिन या पिन कोड। यहाँ एड्रेस एक कंपोजिट डाटा है क्योंकि वो अलग अलग छोटे पार्ट से मिलकर बनता है। तीसरा है डिराइव्ड डाटा, ये डाटा कैलकुलेशन से जनरेट होता है। दो या दो से ज्यादा वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई करके नया डाटा बनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखें तो टोटल मार्क्स मिले हैं M1 प्लस M2 प्लस M3, ये टोटल मार्क डायरेक्टली स्टोर नहीं होता, कैलकुलेशन से मिलता है। चौथा है वेरिएबल डाटा, ये वो डाटा है जो टाइम के साथ में चेंज होता रहता है। एग्जांपल से देखें तो करंट बैलेंस, बैंक अकाउंट का बैलेंस हर ट्रांजैक्शन के बाद में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी समरी लेते हैं। एलिमेंट्री यानी कि सबसे छोटा डाटा जो ब्रेक नहीं होता। दूसरा है कंपोजिट, जो छोटे डाटा को जोड़कर बनता हुआ डाटा। तीसरा है डिराइव्ड, कैलकुलेशन से मिलने वाला डाटा। और चौथा है वेरिएबल, टाइम के साथ चेंज होने वाला डाटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डीएफडी एंड डाटा डिक्शनरी। डीएफडी और डाटा डिक्शनरी एक दूसरे के पार्टनर्स होते हैं। डीएफडी बताता है डाटा कहां से कहां जा रहा है और डाटा डिक्शनरी बताता है डाटा एक्चुअली है क्या है। एग्जाम्पल से देखें तो डीएफडी में एरो में लिखा होगा कस्टमर की इंफॉर्मेशन और डाटा डिक्शनरी बताएगा कि कस्टमर इंफॉर्मेशन में क्या इंक्लूडेड है, उसका फोन नंबर, उसका नाम, उसकी ईमेल, उसका एड्रेस। इसलिए दोनों मिलकर एक सिस्टम को पूरा डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज देखते हैं डाटा डिक्शनरी का। डाटा डिक्शनरी यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कंसिस्टेंसी, सब जगह डाटा सेम मीनिंग में यूज होता है। दूसरा एक्यूरेसी, एरर और कंफ्यूजन कम हो जाता है इससे। तीसरा मेंटेनेंस, फ्यूचर में अपडेट करना इजी होता है। और चौथा है बेटर टीम कम्युनिकेशन, सबको डाटा क्लियरली समझ में आ जाता है इससे। पांचवा है गुड डॉक्यूमेंटेशन, फ्यूचर रेफरेंस के लिए कंप्लीट डाटा डिटेल्स मिल जाती हैं इससे। ठीक है, लेकिन अब इसकी लिमिटेशंस भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो पहला है बनाना और मेंटेन करना में भी टाइम लगता है। और दूसरा अगर अपडेट ना हो तो आउटडेटेड हो जाता है। और तीसरा प्रोसेसिंग लॉजिक नहीं दिखाता, सिर्फ डाटा डिफाइन करता है। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो के लिए सिर्फ आज के लिए इतना ही, बाकी का टॉपिक कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गुड बाय एंड टाटा।